देशवासियों नमस्कार, मैं प्रेम मधुकांती न्यूज़ 19 में आपका पुनः स्वागत करता हूं। देशवासियों, इसमें हमारे बीच प्रिंस कंसल साहब एमएलसी प्रत्याशी बैठे हुए हैं, जो वर्तमान में बहुत सारे पद इनके पास है, लेकिन मुख्य रूप से ये इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के महामंत्री हैं। हम बात करते हैं प्रिंस कंसल जी से। वर्तमान में देश में जो बहुत बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का है, उस मुद्दे पे हम बात करते हैं। प्रिंस कंसल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। जो हमारा क्या हर देशवासी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि हमारे देश की जो बेरोजगारी है वो कैसे खत्म होगी। बड़ा गंभीर सवाल आपने रखा है, और ये सवाल ऐसा है, इस सवाल पर सरकारें बदल जाती हैं जी। आप देखेंगे केंद्र से लेकर प्रदेश से लेकर केंद्र तक की सरकारें जो हैं इस बेरोजगारी पे बदल जाती है, लेकिन बेरोजगारी जस की तस रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, सरकार बदल जाती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इस सवाल का हम जो है सार्थक जवाब दें और इस सवाल पर हम थोड़ा सा मजबूती के साथ आंकड़ों पर आधारित बात करें, तो मुझे इसके लिए जो है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, आपका पूरा समय है, चैनल आपको समय देता है। नहीं, समय नहीं, मेरी एक शुरू से आदत रही है प्रेम जी कि मैं हमेशा लिखकर काम करता हूँ। जी जी जी। तो बेरोजगारी के आंकड़ों पर भी जो है मैंने बड़ा रिसर्च किया हुआ, बड़ी आंकड़े मैंने जो है उसके भी कलेक्ट किए हुए हैं, जिन पर लेकर के मैं काम कर रहा हूँ। अगर आपकी अनुमति हो यस यस, तो मैं अपने लिखे हुए आंकड़ों के हिसाब से थोड़ी बात करूँ। बिल्कुल, वो ज़्यादा पुख्ता रहेगा। जी जी, शुक्रिया। जी, आप अपने सवाल पूछिए। मैं ये सवाल यही मेरा कि जो बेरोजगारी जस की तस है, सरकारें बदल रही हैं, तो आपने जैसा कि आपका स्लोगान भी है, मैंने देखा कि बेरोजगारी पे चोट करेंगे आप जी, तो कैसे करेंगे, क्या आपका फार्मूला होगा? देखिए, फार्मूला मेरा बिल्कुल सीधा सीधा फार्मूला है। हर हाथ शिक्षा, हर हाथ रोजगार। यस। अगर हर हाथ में शिक्षा होगी तो हर हाथ में रोजगार होगा। तो जहाँ तक बात है इसके फार्मूले की, फार्मूला बिल्कुल सीधा सीधा मैंने आपको बताया। लेकिन अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट इतना गंभीर मुद्दा है, ये दिन पर दिन सुरसा की तरह अपना मुंह खोलता जा रहा है। पिछली पंचवर्षीय योजना में आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, तो आपके पास में ये सब चीज़ें आती रहती हैं। पिछली सरकार में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 5.1% थी, और वर्तमान में यह बेरोजगारी दर हमारी बढ़कर 7.6% हो चुकी है। अच्छा, इंक्रीज कर गई लगभग 50 से 60%। और जिसमें अगर हम बात करें उच्च शिक्षित बेरोजगारी की, तो मान्यवर हमारे यहाँ 60% से ज़्यादा उच्च शिक्षित लोग बेरोजगार हैं। ये मैं आपको हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ, जिसमें ग्रामीण भारत में 6.8% हमारे यहाँ बेरोजगारी दर है, और शहरी क्षेत्र में हमारे यहाँ 9% बेरोजगारी दर है। तो ये चौंकाने वाला आंकड़ा है कि राष्ट्रीय औसत हमारे यहाँ बेरोजगारी दर का 7.5% है, जिसमें शहरी क्षेत्र में हमारे यहाँ पर 9% बेरोजगारी है। इसके अलावा ये हाल हमारे यहाँ तब है जब हमारे यहाँ 2/3 देश गांवों में बसता है, 1/3 देश हमारा शहरों में बसता है। उसके बावजूद हमारा जो बेरोजगारी दर है अर्बन एरियाज की, वो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये आपके आंकड़े हैं, लेकिन अब जो मेरा सवाल ये, इसको दूर कैसे करेंगे आप? देखिए, दूर करने के लिए क्या नीति है आपकी? देखिए, दूर करने के लिए मैंने आपको बताया कि जब तक हमारे यहाँ की शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं होगा, हमारे यहाँ पर शिक्षा का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा, तब तक बेरोजगारी हमारे यहाँ रहने वाली है। सबसे पहले हमें शिक्षा का स्टैंडर्ड अपना डेवलप करना होगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने होंगे, उसके बाद में हमें सही जेन्युइन जो अपना एक बंदा होता है, जो जिस क्षेत्र के लिए है, उसको हमें उसी क्षेत्र पर उसका उपयोग करना होगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर आजकल शिक्षा का भी व्यवसायीकरण हो गया है। इस पर सरकार को लगाम लगानी पड़ेगा। जो बहुत बड़ी फीस वृद्धि भी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, ये एक अलग पूरा चैप्टर है, पूरा अलग विषय है। इस पर तो हम पूरा इंटरव्यू आपको आधे घंटे का दे देंगे। आज की तारीख में हमारे यहाँ पर एक सबसे गंभीर मामला ये है कि शिक्षा तो हमारे यहाँ पर बहुत मिल जाती है, लेकिन उसका स्तर नहीं है, और हमारे यहाँ पर शिक्षा के माफियाओं का बोलबाला होता जा रहा है। आप देखेंगे बड़े बड़े कॉलेज खुलते जा रहे हैं, बड़े बड़े IT खुलते जा रहे हैं, बड़े बड़े हब खुलते जा रहे हैं,
ठीक है खुलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर जितनी महंगी शिक्षा ये लोग दे रहे हैं उतनी महंगी शिक्षा का कोई औचित्य नहीं बनता। तो उसमें परिवर्तन लाएंगे आप? उसमें परिवर्तन लाएंगे कि इतनी महंगी शिक्षा जो है, इतनी महंगी शिक्षा नहीं होती, नहीं होनी चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नारा है बेरोजगार से स्वरोजगार की ओर, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। नौकरी नहीं है तो मैं रोजगार करना चाहिए, लेकिन रोजगार करने के लिए मैं अवसर मुहैया कैसे होंगे, ये गंभीर विषय है। नौकरियां सृजन करना सरकार का दायित्व है, सरकार का काम बनता है, लेकिन नौकरियों का अगर सृजन नहीं हो रहा है तो हम पढ़े लिखे बेरोजगारों को स्वरोजगार की ओर हम उनको मोड़ सकते हैं, लेकिन वो स्वरोजगार करने के लिए उनको प्लेटफॉर्म मुहैया कराने का दायित्व सरकार का है। तो मतलब ये प्लेटफॉर्म जो अभी तक नहीं बन पाया है, जो सबसे बड़ी बुनियादी दिक्कत है, वो प्लेटफॉर्म बनवाएंगे आप? देखिए, उस प्लेटफॉर्म के बनने में बुनियादी दिक्कतें नहीं हैं। हमारे यहाँ पर जो करप्शन है, जो हमारा भ्रष्टाचार है, एक छोटी सी एमएसएमई यूनिट लगाने के लिए हमारे क्षेत्र के उद्यमी को 20 से 25 डिपार्टमेंट के यहाँ धक्के कई विंडो जाना पड़ता है, विंडो भी आना, मल्टीपल विंडोज जाना पड़ता है। गवर्नमेंट कितना कहते हैं सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन है, बट वास्तविकता इससे कोसों दूर है। मैंने आपको इस विषय को इसलिए रख रहा हूं कि चूंकि आपने मेरा परिचय जहां पर कराया इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में, हजारों उद्यमी, हजारों व्यापारी हमसे जुड़े हुए हैं, और सबकी केवल एक ही समस्या है, करप्शन। हर जगह अंडर टेबल सिस्टम आज भी लागू है। माननीय मोदी, सरकार बदल गया लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदली, सरकारें बदल गई, व्यवस्थाएं नहीं बदली। इस पर माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है जी। हमारे यहाँ पर सिस्टम अभी तक जो है वो वैसा का वैसा ही है। नो डाउट सरकारें बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और करने का प्रयास कर रही हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि जो आप बहुत सारे जो नेता हैं, जो बहुत सारी सरकारें हैं, वादा करके आती हैं, और आपके साथ भी ऐसे ही हो कि आप भी वादा करके जाएं और बाद में? देखिए, जो मेरा शपथ पत्र या मेरा घोषणा पत्र इस चुनाव को लेकर के है, उसमें मैंने शपथ लेने के उपरांत नीचे अपने हस्ताक्षर भी किए। 6 साल कार्यकाल अगर क्षेत्र का स्नातक मतदाता मुझे देता है तो वो जो सिग्नेचर मेरे हुए हैं, वो सिग्नेचर मुझे बार बार याद दिलाएंगे कि मुझे 6 साल काम करना है। राइट। और वो जो आपने उसका मापदंड बनाया शिक्षा के द्वारा बेरोजगारी को, देखिए, शिक्षा और बेरोजगारी, शिक्षा और रोजगार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। अगर हमारे यहाँ का समाज शिक्षित है और उसकी शिक्षा का स्तर बिल्कुल सही है तो बेरोजगारी हमारे होने का मतलब ही नहीं है। राइट। एक मैं इससे जुड़ा हुआ जो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो आज की व्यवस्था है, आपने एमएसएमई सेक्टर की बात की, तो अक्सर देखा जाता है कि एमएसएमई सेक्टर अगर ना हो तो बड़े उद्योग बंद हो जाएंगे। आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूं। आप सहमत हैं, बड़े उद्योग बंद हो जाएंगे। और एमएसएमई सेक्टर में हमने ये देखा सर कि जो बैंकिंग सेक्टर की जो वर्तमान कार्य प्रणाली है, उसमें बड़ी बुनियादी परिवर्तन की जरूरत है। मैं चाहूँगा, एक मेरा सवाल है कि कोई भी आदमी अगर लोन लेने बैंक में जाता है तो वो कहते हैं भाई हम अपने विवेका अनुसार हम आपको लोन देंगे या लोन हम नहीं देंगे। अगर आपके द्वारा कोई ऐसी कानून बनाई जाए कि आप फला उद्यमी को लोन क्यों नहीं दे रहे हो, इसका डिक्लेरेशन आप दो, तो ज़्यादा पारदर्शिता आएगी और एमएसएमई सेक्टर मजबूत होगा। नहीं, ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है और इस पर हमारा जो है बराबर इस पर मेरा चिंतन भी रहता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं व्यापारी वर्ग के लिए, उद्यमी वर्ग के लिए, उसमें ये बैंकिंग सेक्टर पलीता लगाता है। यस, वो उसको कार्यान्वित नहीं कर पाता है, चाहे वो हमारे यहाँ की मुद्रा लोन योजना हो, जी कोई भी हो, मल्टीपल बहुत सारी योजनाएं हैं जो नया उद्यम लगाने के लिए। नोटबंदी से लेके कोरोना काल में जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, वो मैं देख रहा हूँ कि बैंक अपने जानकार लोगों को लोन दे रहे हैं, ऐसे लोगों को लोन नहीं दे रहे हैं, इनको जरूरत है। देखिए, विधान परिषद में पहुंचने के बाद इस विषय को प्रमुखता के साथ रखने का मैं आपको आश्वासन भी देता हूं कि बैंक लोन क्यों नहीं दे रहा है। बैंक लोन नहीं दे रहा है, किसी फाइल को रिजेक्ट कर रहा है, क्यों? तो उस फाइल के ऊपर उसको रिजेक्ट करने का जो रीजन है वो लिखित में देना चाहिए और उसको हम चुनौती आदमी दे सके कहीं। बिल्कुल सही, उस रीजन की चुनौती दे सकें कि मैं एलिजिबल था, लोन हमें नहीं मिला। मैं आपके इस विषय से बिल्कुल सहमत हूँ और इस विषय पर हम मजबूती के साथ अपनी जो इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से भी इसकी हम आवाज़ अभी बुलंद करेंगे। और अगर क्षेत्र की जनता, क्षेत्र का स्नातक मतदाता मुझे विधान परिषद में भेजने का अवसर देता है, पहुंचने का अवसर देता है, तो इस विषय पर प्रमुखता के साथ हम कार्य करेंगे। एक सवाल और मेरा जो बेरोजगारी पे है कि सरकार का काम होता है नीति बनाना, जैसे एमएलसी में लोगों के कहना है कि भाई प्रिंस कंसल साहब चुनाव जीत के जाने वाले हैं, आप पहुंचेंगे और बहुत सारी और भी एमएलसी का आपको साथ मिलेगा। तो
बेरोजगारी की कार्य प्रणाली ऐसी बने कि उसके जो क्रियान्वयन में जो समय लगता है ना, उसमें भी पारदर्शिता आ जाए। जैसे मानिए, मैं आपको सब बताना चाहूँगा कि सीतारमन जी ने, हर सरकार अलग अलग घोषणाएं करती है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि इसका ये अमल हुआ, इसमें हमें इतनी उपलब्धि इस घोषणा के द्वारा मिली। नई घोषणाएं तो आती हैं, पुरानी घोषणाओं में क्या काम हुआ वो नहीं बताती। देखिए, ये तो हमारे यहाँ की खामी है, हमारे यहाँ की ये व्यवस्थाएं हैं। कहने के लिए हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, सवाल भी हम लोग रखते हैं, लेकिन सरकारें अथवा शासन प्रशासन उसका जवाब देने में कोताही बरतते हैं। बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे बदलाव आएगा। ऐसा नहीं होता कि भाई पुरानी समस्याओं का समाधान एक साथ हो जाए। मैं आपको निश्चित ही ये इस चीज़ का भरोसा भी दिला रहा हूँ, प्रिंस कंसल प्रत्येक स्तर पर रोजगार के मुद्दे को लेकर के बराबर काम करता रहा है। स्वरोजगार के लिए बैंकिंग दोनों एक सिक्के के पहलू हैं सर। देखिए, स्वरोजगार और बैंकिंग निसंदेह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और मैं आपकी इस बात का मैंने अभी समर्थन भी किया है। लेकिन अभी आपने बात रखी कि रोजगार वाली बात, उसके साथ साथ मैंने जोड़ा शिक्षा नीति। हमारे यहाँ शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए कि जब बच्चा ग्रेजुएट करके निकले तो उसके एक हाथ में डिग्री हो और एक हाथ में उसके अपॉइंटमेंट लेटर हो, रोजगार हो, उसके एक हाथ में रोजगार हो। ऐसी व्यवस्था करने का काम प्रिंस कंसल आगामी 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कर देगा। इस चीज़ का मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। प्रिंसिपल, एक मेरे मन में अंतिम सवाल आ रहा है बेरोजगारी को लेकर, कि जो नौकरी और स्वरोजगार में जो मानसिकता है हमारे देश की, जैसे और भी देशों में मानसिकता भिन्न है, हमारे देशों में मानसिकता क्या है? नौकरी लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अगर मुझे नौकरी मिलती है। देश की जीडीपी आप देख रहे हैं कितनी नीचे आ गई, तो इस मानसिकता को कैसे बदलेंगे आप? देखिए, जब तक हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, जब तक हमारे यहाँ के व्यापारियों को, उद्यमियों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उनका शोषण बंद नहीं होगा, तब तक आने वाली जनरेशन का व्यापार की तरफ, उद्यम की तरफ, स्वरोजगार की तरफ सोच नहीं बदलेगी, उनकी सोच नहीं बदलेगी, उनका मोह उस तरफ नहीं जाएगा। आप देखिएगा, एक छोटा सा व्यापारी है, उसके ऊपर हर तरह का डर रहता है। पहले इंस्पेक्टर राज का डर रहता है, उसके बाद में उसके ऊपर अपराधियों का डर रहता है। हम उद्यम की बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, उसको मल्टीपल विंडोज जाके सलामी ठोकनी पड़ती है। उसके बाद में उसके पास में भी जो है, कभी किसी विभाग के छापेमारी, कभी किसी विभाग की छापेमारी जी। जब तक ये सब चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ पर मल्टीपल रेट्स हैं हर स्टेट में, जबकि वो एक ही होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। जब तक गवर्नमेंट हमारे यहाँ के उद्यमियों को, व्यापारियों को अच्छा अनुकूल माहौल नहीं देगी व्यापार करने के लिए, उद्यम करने के लिए, जब तक सोच नहीं बदलेगी। और हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप होना चाहिए। राइट। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला हमारा देश है। राइट। और हमारे यहाँ पर प्रचुर मात्रा में युवा शक्ति है। राइट। इसका उपयोग होना चाहिए। कुछ और बोलना चाहेंगे बेरोजगारी को लेकर? देखिए, बेरोजगारी के विषय पर तो अगर आपके पास में समय है, और मेरे पास चूंकि चुनावी माहौल चल रहा है, जी, तो थोड़ी समय की शॉर्टेज है। अदरवाइज ये विषय ऐसा है कि हम इस पे बहुत लंबी व्याख्या बोलने की बजाय काम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन बैंकिंग नीति में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे आप चुनाव जीतने की? पूरा प्रयास रहेगा, पूरी कोशिश करेंगे। प्रिंस जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मुद्दे के लिए। थैंक यू। फिर किसी विषय पर हम मिलते हैं आपसे। बहुत धन्यवाद आपका प्रेम जी।